अच्छा, ये जो वेबसाइट हमने अब बनाई है, ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना फ्रंट। अब जो इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाते हैं, जैसे मैं ये एक ये ब्राउज़र पे ऑप्शन होती है इंस्पेक्ट की। जी जी। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो डेवलपर टूल ओपन होता है, इसमें एक यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ये टगल डिवाइस टूल बार के नाम से। जी तो इस पर क्लिक करोगे, ये देखना, ये नज़र आया पीछे। जी। जी एक मिनट, ये आया नज़र। जी। जी नज़र आ रहा है। अब ये मोबाइल बना हुआ है ना, अब ये इस वजह से दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए कि आपके मोबाइल पर कैसा व्यू आ रहा है। ये नेक्सस जी 5X है, नेक्सस 6P है, उसमें उन्होंने थोड़ी सी डिवाइसेस दी आईफोन 6 पे, ये इस तरह की चलेगी। मतलब कि इतना सा नज़र आएगी ऊपर से, बाकी डिज़ाइन सारा ख़राब हो रहा है। जी। जी अब इसमें एक टैग लगता होता है, जिस जो ये अभी इसमें एक वो टैग नहीं लगा हुआ जो कि डिटेक्ट करे कि ये वो वेबसाइट की विड्थ चेंज हो गई है, ये मोबाइल पर ये व्यू हो रही है अब। वो हम टैग लगा के इसको भी चेक कर लेते हैं कि तभी कैसा डिस्प्ले देती है। सर, ये HTML का ही हिस्सा है? हाँ, वो HTML के अंदर ही मेटा टैग्स में टैग लगता है। इसे बोलते हैं मेटा का टैग होता है, इसमें नेम में व्यू पॉइंट दे देते हैं, बाकी कंटेंट में हम बताते हैं कि विड्थ, डिवाइस विड्थ, यानी कि डिवाइस की विड्थ जो है ना उसको डिटेक्ट करे कि कितनी है। इनिशियल स्केल 1.0, और इसको लिखने से जो अभी फ़िलहाल आप लोग यही समझो कि इस चीज़, ये वो लाइन है जो कि डिटेक्ट करके बताएगी कि ये आपकी डिवाइस जो है वो डेस्कटॉप पे चल रही है या ब्राउज़र की विड्थ जो चेंज होने के बाद क्यों चेंज हुई है। तो मोबाइल है, कोई टैबलेट है, किसमें ओपन हुई है ये। मेटा टैग? हाँ, ये मेटा टैग के अंदर हम ये लिखते हैं जाके। ये हमने यहाँ पे, यहीं पे हमने लगानी थी, हेड में हमने लगाना था इसको। ये मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। अब रिफ़्रेश करके देखते हैं तो देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। जी लेकिन अब भी क्या हुआ है कि अब हमें भी इसको जूम करना पड़ता है। यानी मैंने जूम किया है ना, ये देखो। जी। जी मोबाइल में हम किस तरह से वेबसाइट यूज़ करेंगे, ऐसे चला के, ये देखो लॉगिन बटन, अगर इसको पुरानी की वेबसाइट अगर ओपन करो ना, ये देखो अब तो ये बहुत ज़्यादा ही नीचे तक जा रही ना, खाली है वैसे ही, ऐसे ही जी। चलेगी मोबाइल में। अब एक वेबसाइट है, ये मेरे ख्याल से उन्होंने शायद करवा ली हो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही देख लेते हैं, वो ही मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। हाँ, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, जी। बल्कि है ये भी रिस्पॉन्सिव मुझे लगता है। अभी इसको चेक करते हैं, इन्होंने भी कर दी हुई है तकरीबन। अब तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई है ना, पुरानी वेबसाइट्स को भी लोगों ने इस तरह से चेंज करके कर दिया कि मोबाइल में ठीक तरह से चलाई जा सके। लेकिन कोई इतना अच्छा परफेक्ट डिज़ाइन नहीं, ये नहीं सही चल रही यहाँ पे, ये देखो। अभी जो मोबाइल में ओपन हुई है तो किस तरह की है। अब किसी ने मोबाइल पकड़ा हो तो उससे पढ़ा ही नहीं जाएगा इसमें क्या चल रहा जी। है, या तो उसे जूम करना पड़ेगा। ये देखो, ये तो ब्राउज़र की बिट चेंज होने लग गई। ये देखो, जूम करके हमें यूज़ करनी पड़ेगी इस तरह से। हमने अगर वेबसाइट की इस साइड पर जाना होगा तो हमें पहले ऐसे चलाना पड़ेगा इसको, फिर ये खाली फिर रहा है यहाँ से, फिर नीचे देखना होगा तो ऐसे। तो कोई मज़ा नहीं आता इस चीज़ का। जी। जी और ये हमारी वेबसाइट भी इसी तरह की चल रही है मोबाइल पे।
और जो रिस्पॉन्सिव साइट्स होती हैं वो तो जैसे मैं ये देखो, अब ये डिज़ाइन है जब ये डेस्कटॉप पे चल रहा है तो इस तरह का व्यू दे रहा है। जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव डिवाइस पे लेके जाऊँ यानी मोबाइल या टैबलेट के ऊपर, तो ये देखो तब क्या हुआ है कि वो बटन आ गया, ऐप आ गया और जूम नहीं करना पड़ा, हर चीज़ पढ़ने के काबिल है, रीडेबल है हर चीज़। जी सर। ये भी छोटा हो गया स्लाइडर भी, और उसमें पूरा आ रहा है। मुझे यहाँ यहाँ नहीं जाना पड़ा, ऐसे नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैं नीचे को जी जाऊँगा स्क्रॉल करके। देखो नीचे को अबाउट अस, ये मैं नीचे को जाना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें पढ़ रही हो रही हैं मेरे से, और नीचे चला गया मैं। ये भी एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये भी ये डेस्कटॉप पे चलती है तो ये एक लाइन में 4 होते हैं, जब उस पर मोबाइल या टैबलेट पे आता है तो फिर 4 हो गए, लाइन में आ गई, सारे एक लाइन में आ गए ना हर चीज़। जी जी ये जी। भी देखो अब इस लाइन में ऐसे आए हुए हैं, और इसको जब मैं डेस्कटॉप पे लेके जाऊँगा वापस, इसके डेवलपर टूल से इसे हटाता हूँ, तो ये देखो ये सारा कुछ बड़ा हो गया जी अबाउट अस भी। और ये देखो एक लाइन की बजाय अब ये डेस्कटॉप पे एक पेज पे 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, तो ये कितने सारे आने लग गए यहाँ पे, ये भी चारों लाइन में आ गए। और ये सोशल लिंक्स जो थे वो 3-3 करके आ रहे थे, 4-4 करके लाइन में आ रहे थे, अभी पूरे 8 एक लाइन में आ गए। जी। स्क्रीन खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। हाँ ये स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट होते हैं कि जब स्क्रीन का साइज़ चेंज होता है, ये विड्थ ब्राउज़र की विड्थ होती है ना, इसके मुताबिक हमें देखना पड़ता है। देखो अभी विड्थ ही चेंज हुई है, ये विड्थ चेंज होती जा रही जैसे जैसे, बटन भी आ जाता है, मेन्यू भी नई बनी है, डेस्कटॉप पे मेन्यू और है, मोबाइल पर मेन्यू ही चेंज है पूरे की पूरी। जैसे थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है ये ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। देखो अभी एक लाइन के अंदर यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट हो गए, पूरे पूरे लाइन में नहीं आ रहे, लेकिन 4 एक साइड पर 4 एक साइड पर। ये एक लाइन में 3 हो गए, ये भी 2-2 हो गए। ये थोड़ा सा इसके बिल्कुल नीचे नहीं है, लेकिन ये है कि हमें पेज ऐसे करके नहीं जाना पड़ता चला के। तो रिस्पॉन्सिव का असल चीज़ यही है कि आपकी जो डिज़ाइन है वो आपका जो किसी भी डिवाइस पर ओपन हो, बेशक इससे बड़ी स्क्रीन पे चला जाए तो आपकी डिज़ाइन ख़राब ना हो। जैसा हमारा ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिव होने वाली है अभी। ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको भी रिस्पॉन्सिव करेंगे तो फिर ही अच्छा व्यू देगा। ऐसी एक हमारी और वेबसाइट चल रही है clickforblood.com, ये काफ़ी पुरानी हमने बनाई हुई है। ये जब हमने डिज़ाइन किया था, ये जब बनी थी तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं थी, ये सारी इसी तरह थी, लेकिन इस डिज़ाइन को बाद में रिस्पॉन्सिव किया हमने, कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ हुआ इसके पीछे। ये देखो ये भी अब एक लाइन में आ गए, पढ़ होते हैं, मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो नीचे मेन्यू ओपन हो जाती है। सारा रिज़ल्ट जो है हमें इस तरह से व्यू हो रहा है, ऐसे हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा। लग रही है समझ? जी जी। ये टैबलेट पे चले गए हैं तो टैबलेट पे भी देखो, आईपैड की 768 होती है विड्थ। डिज़ाइन पूरा का पूरा उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। ये अब इसको ख़त्म करके उससे हम बाय हैंड भी इसको चेक कर सकते हैं स्क्रीन के साइज़ से। ये टूल भी चेक करके देखना, एक हेल्पफुल टूल है, ये VCP दिया हुआ मैंने। मोज़िला में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए टूल दिया हुआ मैंने।
तो अब हम ये चीज़ किसके थ्रू होती है, ये मीडिया के थ्रू हम जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बना सकते हैं। मीडिया के थ्रू हम विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं कि जब मीडिया CSS के अंदर लिखते हैं, टैग एक होता है मीडिया का, क्यूरीज होती हैं, इसे बोलते हैं मीडिया क्यूरीज, जो हम लगाते हैं, चेक्स लगाते हैं कि जब स्क्रीन का साइज़ जो है वो जिस तरह 1200 पिक्सल से छोटा हो, 780 पिक्सल से छोटा हो, 500 पिक्सल से छोटा हो, किसी भी साइज़ पे हम लगा सकते हैं। जब उससे छोटा हो तो हमारी CSS उस पर हमें लिखनी होती है कि हमारी अगर इमेज लगी हुई है तो इमेज का जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स पे कम होनी चाहिए, और छोटी स्क्रीन हो तो हमें चेक्स लगाने पड़ेंगे जैसे जैसे साइज़ छोटा होता जाए हमारी इमेज की विड्थ कम होती जाए, ताकि वो इस तरह जी से ख़राब ना हो। मतलब हमें जी 4 जी दफ़ा या 5 दफ़ा चेक्स लगाने पड़ते हैं कि स्क्रीन साइज़ की, इतनी स्क्रीन साइज़ पे विड्थ इतनी होनी है, इतनी भी इतनी होनी, इतनी भी इतनी होनी है। अब मैं एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, एक सिंपल सा, जिससे ये चीज़ समझ आ रही है। उस तरह ये डेस्कटॉप पे बिल्कुल ठीक चल रहा है डिज़ाइन। अब एक वेब पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। एक ऑलरेडी एग्जांपल की भी थी, इसी के कोड कॉपी कर लेते हैं, फिर इसमें से बाकी कोड रिमूव कर लेते हैं। टेक्स्ट के नाम से सेव होगी। ठीक है, मैं ये एक वेब पेज बना हुआ है, जी इसमें एक चीज़ और भी कर लेते हैं। अच्छा, इसी ये वेब पेज है, ये देखो। इसके ऊपर अब क्या है कि बैकग्राउंड का कलर वाइट है और टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है लर्निंग मीडिया क्यूरीज, तो ये है ब्लैक कलर का। जी अब हमने क्या चीज़ क्रिएट करनी है, हमने एक ऐसा चेक्स लगाने हैं कि जब भी स्क्रीन का साइज़ छोटा हो, हम 3 चेक्स लगाएंगे। ये अब मैं राइट क्लिक, जब हम डेवलपर टूल को ओपन कर लेते हैं ना और जी मिनिमाइज़ करते हैं और ब्राउज़र की जब विड्थ को उसके बाद चेंज करते हैं तो ये ऊपर विड्थ लिखी हुई आने लग जाती है। ये देखो, नज़र आ रही है। जी जी तो हमने ये चेक्स लगाने हैं कि हमारा जब साइज़ स्क्रीन का 780 पिक्सल्स, ये 768 पिक्सल्स, जो कि टैबलेट मोड जहाँ से शुरू होता है, जी जी स्टैंडर्ड टैबलेट मोड वहाँ से शुरू होता है कि 768 से जब साइज़ बड़ा रहे तो हमारे इस पेज का कलर येलो कलर का होगा और ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर रेड कलर का होगा। और जैसे ही 768 से साइज़ नीचे जाएगा तो फिर हम चाहते हैं कि हमारी बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो जाए, टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। और जैसे ही स्क्रीन का साइज़ 480 पिक्सल्स होगा या उससे नीचे जाएगा या 480 तक रहेगा तो बैकग्राउंड का कलर ब्लू होगा और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है तो फिर हम अभी वो चेक्स लगाते हैं, हमने मीडिया के थ्रू लगाने हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही कि रुक तो नहीं गई? जी जी सर बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने मीडिया के थ्रू लगाने हैं। अब मैं मीडिया के थ्रू किस तरह से टैग लगते हैं वो भी दिखाता हूँ। अब मैं क्या करेंगे, हम इन पेज स्टाइलिंग ही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। स्टाइल का टैग मैंने कहाँ पे लगा लिया, हेड के पोर्शन के अंदर ही। ठीक है, जी
स्टाइल के इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा, अपनी CSS लिखूँगा। मीडिया का क्यूरीज किस तरह से लिखते हैं, @ लिखते हैं हम, फिर लिखते हैं मीडिया का कीवर्ड मीडिया, ठीक है। उसके बाद हम फिर बताते हैं, जिस तरह मीडिया के बाद हमने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सबसे पहले मैं दो चीज़ें बता देते हैं, एक होती है मिनिमम विड्थ और एक होती है मैक्सिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि मिनिमम विड्थ है 500 पिक्सल्स, ठीक है। मिनिमम 500 पिक्सल्स का मतलब है कि 500 से ज़्यादा जब तक रहेगी, यानी ग्रेटर दैन 500। से बड़ी जब तक रहेगी ना विड्थ जी, तो ये मिनिमम 500 है और एक ये मैक्सिमम 500 है। मिनिमम 500 का मतलब है कि 500 से बड़ा, 500 ग्रेटर देन 500। जी, स्क्रीन साइज जब ग्रेटर देन 500 रहेगा तब वो चीज़ अप्लाई होगी, जब हम मिनिमम में जो रखेंगे। मिनिमम की क्यूरी के अंदर वो चीज़ अप्लाई तब तक होगी जब साइज़ 500 से बड़ा रहेगा, और मैक्सिमम का मतलब होता है जब तक मैं 500 तक रहेगा। एक मिनट, मैक्सिमम का मतलब है कि अब हमने 500 तक वो चीज़ अप्लाई हो रही थी ना, 500 से नीचे नहीं होनी, बल्कि मैं 500 की बजाय 300 का चेक लगा देता हूँ ताकि इजीली समझ आए। मैक्सिमम 300 का मतलब है कि 300 पिक्सल तक जो साइज़ जब तक रहेगा वहाँ तक ही वो स्टाइल अप्लाई होना है। 300 से अबव नहीं कुछ ये चीज़ अप्लाई होगी, यानी CSS का स्टाइल जो 300 पिक्सल से अबव नहीं अप्लाई हो सकता। ऊपर वाले का मतलब है कि स्क्रीन साइज़ ग्रेटर दैन 500 पे अप्लाई होना है, नीचे वाले का मतलब है ओनली अप टू 300 पिक्सल स्क्रीन साइज़ तक वो अप्लाई होगा। तो ये चीज़ याद रखनी, उसी के मुताबिक हमें ये चीज़ फिर हमने क्यूरी लिखनी होती है। अब जो हमें सबसे पहली क्यूरी लिखनी है, हमने लिखनी मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल्स, मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल्स, ठीक है। मैंने अपनी मीडिया के टैग लगा के मैंने मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल्स पर रख के, अब क्या करें, इस मीडिया के टैग के अंदर हमने वो CSS का कोड लिखना है जिसके थ्रू हमने वो स्टाइल अप्लाई करना होता है। अब मैंने क्या करना है, पूरी बैकग्राउंड के ऊपर मैंने लगाना है। करें तो बैकग्राउंड तो पूरी बॉडी के अंदर ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो सारे का सारा पेज है ये बॉडी पोर्शन ही होता है। अब इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर येलो लगा देना है। टेक्स्ट का कलर मैंने कहा था रेड करेंगे अब, ठीक है। अब हम जब चेक करते हैं, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ अभी जो है इस टाइम स्टैंडर्ड साइज़ चल रहा है मेरे लैपटॉप के मुताबिक, इसका 1300 पिक्सल होगा या इससे अबव से शायद हो थोड़ा सा, तो स्टाइल अप्लाई होगा। ये देखो हमने अप्लाई किया था 768 पिक्सल मिनिमम विड्थ रखी थी, और मिनिमम 768 से बड़ा साइज़ है इसलिए अप्लाई हो गया। और जैसे ही मैं छोटा करूँगा साथ साथ चेक करते रहते हैं कि 768 हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ये देखो अभी 800 पिक्सल तक चल रहा है ना साइज़, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आके। ये देखो 768, ये 67, 68 वो अप्लाई हो गया साइज़। जी जी, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ग्रीन कलर भी रखना था और हमने जो है वो ब्लू कलर भी रखना है। तो
तो हमने दूसरा चेक लगाना है, और दूसरा चेक लगाने के लिए हमें दूसरी क्यूरी लिखनी पड़ेगी हमें। ये क्यूरी जो मिनिमम विड्थ की थी, एक और @मीडिया का टैग लगाते हैं। मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल, और अब क्या करना है, मैंने मैक्सिमम विड्थ रखना है। यानी मैं चाहता हूँ कि 768 तक तो ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है, और 768 से ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। 768 तक अब मैं कोई और स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, वो मैक्सिमम विड्थ में मैं रखूँगा। मैक्स विड्थ जो है वो भी 768 पिक्सल मैंने रखनी है, ठीक है। और उसके अंदर भी मैंने ये साइज़, ये कलर मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। बल्कि कलर वाला जो टैग है वो H1 पे था, मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे तो पूरी बॉडी में जहाँ भी H1 वो टेक्स्ट होगा उस पर अप्लाई होगा, तो H1 के अंदर ही हम देखते हैं। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर मेरा ग्रीन होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर मेरा वाइट होना चाहिए, ठीक है। और H1 इसका कलर मेरे पास जो है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा देखना, जब हमारा स्क्रीन का साइज़ जो है 768 से जैसे ही नीचे जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा। हो गया ग्रीन, बफ जाता है येलो हो जाता है, अब नीचे आता है ग्रीन हो जाता है। अब एक चेक मैंने और लगाना है कि जब स्क्रीन साइज़ 400 पिक्सल्स तक रहेगा तो कलर और होगा, यानी इतना विड्थ पे कलर और होना चाहिए। तीसरा चेक जो मैंने लगाना है, ठीक है। अब मैंने मैक्सिमम विड्थ 768 की जगह पे अब लिख देना है 400, और यहाँ पे मैंने कलर ब्लू कर देना है। टेक्स्ट का कलर मेरा वाइट ही रहेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्लू है, 400 पिक्सल तक ब्लू है। देखो 400 से अबव होते ही ग्रीन हो जाता है, और जब उस पर जाता है 768 तो फिर ये येलो हो जाता है। अब क्या होगा कि मोबाइल्स पे जब ये वेबसाइट ओपन होगी किसी भी स्मार्टफोन मोबाइल पर, तो क्या होगा, कलर उस पर उस टाइम हमें बैकग्राउंड कलर ब्लू नज़र आया करेगा। जब किसी टैबलेट पे ओपन होगी तो ग्रीन कलर नज़र आया करेगा, और जब डेस्कटॉप पे ओपन होगी तो येलो कलर की नज़र आएगी जो वेब पेज हमारा। अब हमने, बल्कि अब ये देखो ना, इस काम को करने के लिए हमने कितनी दफ़ा कोड लिखा है। हमने सेम कोड को 3 दफ़ा रिपीट किया है, क्योंकि 3 क्यूरीज लगी हैं, 3 चेक्स लगी हैं, और सेम हमारा कोड 3 दफ़ा हमने लिखना पड़ा। लेकिन तीनों दफ़ा हमने पैरामीटर्स चेंज किए। हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे और था, दोबारा कोड लिखा था, हमें बैकग्राउंड कलर और लिखना पड़ा, दोबारा कोड लिखा था, बैकग्राउंड कलर और लिखना पड़ा, क्योंकि तीनों पे हम डिफरेंट कलर रख रहे थे। अब मैं एक डिप बनाता हूँ जिसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, जो 3 स्क्रीन साइज उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से विड्थ उसकी एडजस्ट होगी। व्यू, अगर H1 ना दें तो वैसे नहीं होगा काम। वो हेडिंग देने के लिए मैंने H1 लगाया था। ना देते तो फ़ॉन्ट साइज से कंट्रोल कर लेते। ये मैंने डिप बना ली, ठीक है। इस डिप को मैं पहले सबसे पहले रखता हूँ बड़ी स्क्रीन के ऊपर, मैं बनाता हूँ। बेसिक जो मैंने डिप का कलर है वो इसके अंदर कंट्रोल करना है। मैंने माई डिप जो है इसको बैकग्राउंड कलर में देना है। मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने इसको वाइट देना है। लेकिन 3 तरह की मेरे पास स्क्रीन साइज़ है, हर स्क्रीन साइज़ के डिफरेंट विड्थ होगी तो ये ठीक तरह से व्यू देगी मुझे। सर रिपीट कर दें। ये माई डिप नज़र आ रही है ना, जो आईडी मैंने यूज़ की है।
ये उसी पेज पे बनाइए दोबारा। हाँ उसी पेज के ऊपर ही मैंने div id माई div बनाई है ना। अलहदा बॉडी में। हाँ उसी के अंदर बॉडी में। ये आपने अलहदा बॉडी का टैग लगाया है। हाँ वो तो स्टाइल हो रहा है, स्टाइलिंग हो रही है। ठीक है सर, बात है तो इनलाइन स्टाइलिंग का है। हाँ इंटरनली मैं यूज़ कर रहा हूँ। इंटरनल उसी पेज के ऊपर मैं स्टाइल का टैग लगा दिया हुआ ना, उसी में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो माई डिव पर भी यही सारा स्टाइल का ही होगा। हाँ माई डिव के ऊपर भी है, लेकिन माई डिव का मैं अभी एक डिव बनानी, मैंने बॉक्स बनाना है एक यहाँ पर, जो कि जैसे ही स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा तो वो बॉक्स जो है वो स्क्रीन के साइज़ के अंदर मुताबिक छोटा होना चाहिए। वो ये ना हो कि मुझे स्क्रॉल करना पड़े, वो चीज़ हमने क्रिएट करनी। जैसे हम किसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को ये देखते हैं तो ये स्लाइडर चल रहा है, जब स्क्रीन का साइज़ छोटा होता है ये स्लाइडर जब भी साथ साथ छोटा होना शुरू कर देता है। इस पे तो अभी थोड़ा इसकी विड्थ अभी सेट करने वाली है, लेकिन ये स्क्रॉल अभी भी नहीं हमें करना पड़ा, स्क्रॉल करके नहीं जाना पड़ा इधर उधर, सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो करते ही करते हैं, लेकिन लेफ़्ट राइट नहीं जाना पड़ता। तो यही चीज़ हमने बनानी कि हमें जो है स्क्रॉल लेफ़्ट राइट ना करना पड़े, जो ऑटोमेटिकली वो बॉक्स हमारा तीनों स्क्रीन साइज़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर ले। ये मैंने डिव बना लिया है, और ये मैंने इस डिव को बैकग्राउंड कलर जो है किसी भी मीडिया टैग के अंदर नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं तीनों स्क्रीन साइज़ के ऊपर एक ही कलर रखना चाहता हूँ। अगर मैं किसी इनमें जाके क्योंकि लिखूँगा तो क्या होगा, 768 तक कलर अप्लाई होगा, उसके नीचे कलर नहीं अप्लाई होगा। मैंने इसे मेन ऊपर सबसे रखा है जिसमें मैं सब पे ही अप्लाई करूँगा एक ही जैसा कलर, लेकिन विड्थ मैं तीनों में डिफरेंट रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि अगर मैं विड्थ तीनों में नहीं रखते तो क्या होता है। मैं विड्थ इसकी रखूँगा, विड्थ 800 पिक्सल्स है, ठीक है, और हाइट जो हम इसकी रखेंगे 500 पिक्सल्स। ये डिव बन गई, इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है। जी ये एक बॉक्स बना दिया आपने। अब ये बॉक्स बड़ी स्क्रीन पे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो छोटी स्क्रीन पे मोबाइल पे कोई इसको देखता है तो क्या होता है कि देखो नीचे स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है ना, ये आने लग जाता है। और इसको जब मोबाइल पर खोला जाएगा तो क्या होगा, किसी भी मोबाइल डिवाइस पे से खोलेंगे अभी तो ये पेज, इस पर अभी सबसे पहले हमें वो टैग लगाना पड़ेगा डिटेक्ट करे कि मोबाइल पर ओपन हो रही है वेबसाइट। ये देखो अब ये क्या हो रहा है कि गैलेक्सी S5 है, ये इस पर भी ये ठीक तरह से नहीं व्यू दे रहा है, यहाँ से स्क्रीन से बाहर निकलता जा रहा है। और अगर इसे आईपैड पे ओपन करते हैं, इसे S5 पे ओपन करते हैं या खुद से हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये देखो इतना यहाँ से बाहर निकला हुआ है, स्क्रीन के अंदर नहीं पूरा आ रहा। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि तीनों स्क्रीन साइज़ के ऊपर ही बिल्कुल ठीक इस तरह से चले। हमने इसको यही अब कंट्रोल करना है। और जब ब्राउज़र पे हम इसको चेक करते हैं तो हमें साफ नज़र आ रहा है, ये नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, ये देखो। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जितने भी कभी भी बनाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ में ये चेक करनी होती है कि हमारे डिज़ाइन के अंदर स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए नीचे लेफ़्ट और राइट करने के लिए। वो अप डाउन के लिए तो होता ही होता है, लेफ़्ट राइट के लिए कभी भी स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। जब स्क्रॉल बार आ रहा हो तो हमें ख़त्म करना पड़ता है। ये देखो अब इसका मतलब है कि ये इस तरह वेबसाइट हमें लेफ़्ट राइट मूव करवाना पड़ेगा इसे। बड़ी स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक है। तो हम इसकी जो विड्थ है उसको हम यहाँ से उठाते रहते हैं,
और हम तीनों स्क्रीन साइज़ के मुताबिक इसकी विड्थ को चेंज करेंगे अब। ठीक है, बड़ी स्क्रीन साइज़ जो है उसके ऊपर हमें पता है कि ये साइज़ अप्लाई कर देंगे तो कोई मसला नहीं। यानी कि 768 से बड़ा जब साइज़ रहेगा तो ये विड्थ 800 पिक्सल रहेगी, हाइट 500 पिक्सल्स रहेगी। जब 768 से यानी कि टैबलेट मोड पे जब ये आएगा तो विड्थ हम कम करना चाहते हैं, तो तब हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को हम ले आते हैं, इसको 450 पिक्सल्स पे ले आते हैं और इसको हम ले आते हैं 350 या 300 पिक्सल्स पे। ठीक है, अब ये जब हम इसको छोटा करेंगे, ये देखो ये हम छोटे स्क्रीन पे जैसे ही हुआ, ये देखना अभी इसको हम छोटा किया, ये छोटा होगी, इसकी विड्थ भी कम होगी, हाइट भी कम होगी, उस स्क्रीन के मुताबिक होगी। और जब ये ब्लू कलर में जाएगा तब भी हमने एक चेक लगाना है। बल्कि हम इसका 450 नहीं 400 कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगी, 400। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 200 कर देते हैं, 250 कर देते हैं और इसकी हम हाइट जो है उसको भी हम 200 कर देते हैं। नज़र आ रहा है जी सर। अब देखो, अभी जैसे मैं तीनों स्क्रीन साइज़ के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये देखो जैसे ही थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है ये, तो ये भी साइज़ हम छोटा कर देते हैं इसको। और जब स्क्रीन का साइज़ और छोटा होता है तो हम इसको और छोटा कर लेते हैं। इससे छोटा साइज़ हो भी नहीं रहा, मैक्सिमम छोटा हो चुका है। स्क्रीन का साइज़ बड़ा हुआ, ये भी बड़ा होना शुरू हो गया। स्क्रीन का साइज़ छोटा हुआ तो ये भी छोटा होना शुरू हो गया। लगी समझ अब इस चीज़ की? मीडिया का यही एक इसका रोल है। हम जब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने होते हैं, अब यहाँ पर तो सिर्फ हमने एक डिव बनाई है और इस डिव को हमें सेट करने के लिए 3 दफ़ा हमने चेक लगाए हैं, तो हमें तीनों में विड्थ चेंज की है। बड़ी स्क्रीन पे इसकी विड्थ 800 और हाइट इतनी थी, छोटी स्क्रीन जब उससे हुई टैबलेट मोड पर गई तो उसका साइज़ और हो गया, और जब मोबाइल डिवाइसेस पे गई तो साइज़ और हो गया। अभी मैंने सिर्फ 3 चेक लगे हैं, चेक्स ज़्यादा लगते होते हैं क्योंकि स्क्रीन साइज़ जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन से भी बड़ा साइज़ होता है। लोग जो है वो बड़े मोनीटर भी यूज़ करते हैं, बड़ी LCDs भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो 21 इंच की स्क्रीन पे भी काम करते हैं। हमने वहाँ से शुरू होना था, लार्ज स्क्रीन से लेके नॉर्मल स्क्रीन तक, नॉर्मल स्क्रीन से लेके हमें स्मॉल स्क्रीन तक, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन तक हमें साइज़ को कंट्रोल करना होता है। सारे चेक्स लगाने होते हैं कि जितना भी स्क्रीन का साइज़ हो उसके मुताबिक हमारी जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं वो बिल्कुल काम सही करें। के दिखाई हैं मैंने खुद अपने बाय हैंड हमने लिखी है, हमने कोई बनाया फ्रेमवर्क नहीं नेट से डाउनलोड करके रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ किया। ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। ये जो वेबसाइट्स बूटस्ट्रैप, ये जो मैंने आपको वेबसाइट पहले दिखाई थी, अब टोटल ऑब्जेक्ट की एक दो और दिखाई थी, बूटस्ट्रैप में बनी हुई थी। ये सर मैं कह रहा हूँ वो नहीं करना हमने, वही करना है, उस पर मैं लेके जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हमें मीडिया आना ज़रूरी है क्योंकि उस फ्रेमवर्क को यूज़ करने के साथ साथ हमें ये मीडिया फिर भी यूज़ करना ही पड़ता है। कि बहुत जगहों पे हमें मीडिया के टैग खुद से लगा के हमें विड्थ को कंट्रोल करना होता है। कई जगह पे ऐसी जगह आती हैं कि उसके अंदर भी चीज़ें नहीं एडजस्ट हो रही होती। सबसे ज़्यादा मेन इशू आता है लोगों के अंदर। लोगो जो होता है ना उसके अंदर वो अक्सर जो छोटी स्क्रीन मोबाइल वगैरह के ऊपर वो लोगो बहुत बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होता है, या फिर वो पूरे डिज़ाइन को ख़राब कर देता है होम पेज को। लोगोज ऐसे होते हैं कुछ जो बड़े होते हैं, फिर हमें वो मीडिया का टैग लगा के उसको छोटा करना पड़ता है कि स्क्रीन साइज़ जो है वो 400 पिक्सल से छोटी ये हो, तो हमारे विड्थ हमारे जो लोगों का साइज़ है वो छोटा कर देते हैं। उसके अंदर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है साइज़, हम लोगों का साइज़ बड़ा करते रहते हैं। और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तंग करती हैं, तो हमें उसको छोटा करना पड़ता है। चेक वहाँ जाके हमें लगाना पड़ता है, खुद से लगाना पड़ता है उस फ्रेमवर्क से हट के, और तो वो मीडिया से ही लगता है। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं फ्रेमवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप के बगैर हम काम क्यों भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते, क्यों फ्रेमवर्क की तरफ क्यों चले जाते हैं।
अब ये देखो, मैंने स्क्रीन साइज़ को, ये मीडिया का टैग था, ये मैंने की डिव बनाई थी ना, ठीक है। तो क्या था, मैंने इसको 3 स्क्रीन साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 3 दफ़ा इसका कोड लिखना पड़ा, 3 दफ़ा इसका साइज़ कंट्रोल करना पड़ा खुद से कोड लिख के। ऐसे ही होना, फ़र्ज़ कर लो इसकी जगह इमेज लगी होती तो हमें इमेज के लिए भी यही काम करना पड़ना था, हमें इमेज की विड्थ हाइट को छोटा करना पड़ना था, फिर और ये तीनों साइज़ को छोटा करना पड़ना था। बूटस्ट्रैप या कोई फ्रेमवर्क जो यूज़ करते हैं उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर ये मीडिया टैग्स पहले के लिखे हुए क्यूरीज लिखी हुई हैं उन्होंने। जैसे उसमें एक इमेज रिस्पॉन्सिव की क्लास है, वो क्या करती है, अगर हम उसको इमेज के टैग के अंदर उस क्लास को दे दें, अप्लाई कर दें ना उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए, तो वो खुद ब खुद जो उसके अंदर ये क्यूरीज लिखी होती हैं इमेज को छोटा करने के लिए, तो क्या होता है कि जब इमेज का साइज़ जैसे जैसे छोटा होता जाता है स्क्रीन के मुताबिक, तो वो खुद ही छोटी होती रहती है। हमें पीछे जाके मीडिया का टैग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 5-6 चेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने सिर्फ वो फ्रेमवर्क डाउनलोड करना है, हमने फ़ाइल को अटैच करना है अपने वेब पेज के साथ, और हमने वो क्लास को वहाँ पे दे देना है, क्लास इज इक्वल टू इमेज रिस्पॉन्सिव, इमेज के टैग के अंदर बस, और इमेज का हर स्क्रीन साइज़ के मुताबिक वो सेट हो जाती है। लगी समझ इस चीज़ की? जी सर। सर ये विजुअल बेसिक में नहीं लिखा होता? क्या चीज़? विजुअल स्टूडियो में। समझ नहीं लगी मुझे। तो मैंने कहा विजुअल स्टूडियो में नहीं ये यूज़ होता, पहले से मौजूद होता है, जिस तरह बूटस्ट्रैप में है। नहीं, विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या नहीं होता, मुझे समझ नहीं लगी। सर आपने क्या बूटस्ट्रैप में ये पहले से लिखी होती है, आपने सिर्फ क्लास को ऐड करना होता है, हाँ। और वो खुद ब खुद सारा काम कर देती है। तो जो विजुअल स्टूडियो है, हाँ जिस पे सर आप काम कर रहे थे, हाँ, सर उसमें इस तरह की नहीं है, आपने कहा था उसमें भी कन्वेंस होती है पहले से, लिंक बने बूटस्ट्रैप होते तो हैं। हमें खुद से डाउनलोड करनी पड़ती है, जैसे गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं, या विजुअल स्टूडियो जो है ना उसके अंदर ऑप्शन होती है इस तरह के टूल्स वगैरह डाउनलोड करने की, खुद से डाउनलोड, उसमें हम जाके भी अगर उसमें हम कोडिंग लिख रहे हो ना हम, तो उसमें पैकेजेस डाउनलोड करने की ऑप्शन होती है, पैकेज डाउनलोड कर लें बूटस्ट्रैप को, वो अपने आप फाइलें फोल्डर क्रिएट कर देता है, बस ये फ़ायदा होता है उसका। तो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, getbootstrap.com से हम डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इसकी CSS की फाइल्स हम अपनी हेड वाली CSS की जगह पर अटैच करना होता है, इसका ही यूज़ करते हैं। ये देखो, ये मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ये व्यू पेज सोर्स पर हम जाते हैं तो CSS हमारी, ये देखो बूटस्ट्रैप min.js, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, यहाँ पे हमारी स्टाइल शीट की फाइल्स भी होंगी, ये स्टाइल शीट लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, ये देखो इसमें content और bootstrap और CSS लिखा हुआ है, ये 2-3 फाइल्स मिक्स करके लगाई हुई हैं। तो हम अब मैंने वही बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को डाउनलोड किया, हमने कुछ अपनी चेंजिंग उसमें ऐड करके, तो हमने मिक्स करके उसको यहाँ अटैच किया हुआ है। लेकिन वो ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने कोई ऐसी चेंज करनी हो जो हमें उसके अंदर से ओवरराइड करना हो बूटस्ट्रैप के कोड को। ये नीचे एज इट इज़ जावास्क्रिप्ट का कोड है बूटस्ट्रैप में, वो मैंने नीचे लगाया हुआ है। तो ये जिस तरह ये इमेज लगी है, स्लाइडर में इमेज चल रही है, और ये हर स्क्रीन साइज में देखो खुद ब खुद सेट हो रही है, ना उसकी विड्थ ख़राब हो रही है ना वो इमेज ख़राब हो रही है। देख लो सर स्लाइडर किसमें बनाएंगे, इसमें HTML का हिस्सा? HTML से स्लाइडर बनता है, CSS से भी उसका डिज़ाइन होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ ये मूव करता है। ये जो मूव हो रहा है ना खुद ब खुद, ये जावास्क्रिप्ट jQuery के साथ होता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो पहले वो हमें सीखेंगे तो फिर ही हम बनाएंगे उसको। बूटस्ट्रैप के अंदर तो जावास्क्रिप्ट और jQuery का भी लिखा के भी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं, जैसे स्लाइडर जो बूटस्ट्रैप में बना हुआ है, ये बूटस्ट्रैप का स्लाइडर लगा हुआ है पहले से बना हुआ है। हाँ, बूटस्ट्रैप में देखो जावास्क्रिप्ट की भी ऑप्शन है, CSS है, ये जावास्क्रिप्ट है। ये हम बूटस्ट्रैप को भी देखेंगे सारा डिटेल में जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तीसरा प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो बूटस्ट्रैप वाला होगा। ये जो हमने पहला बनाया इसमें हमने रिस्पॉन्सिव भी नहीं रखा और हमने सिंपल बनाया, दूसरे वाले को रिस्पॉन्सिव रखेंगे लेकिन हम बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करेंगे, कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करेंगे। तीसरे वाले में हम जो है फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे और साथ में बूटस्ट्रैप भी यूज़ करेंगे। ठीक है। ये देखो इसमें बूटस्ट्रैप में कैरोसेल में जब हम जाते हैं तो ये स्लाइडर पड़ा हुआ है,
ये चल भी रहा है। और ये नीचे उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि कैसे आपने इसको लगाना है, सारा उन्होंने लिखा हुआ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइडर्स हैं, सारा उन्होंने समझाया भी हुआ है नीचे से कि काम कैसे करें। ये जावास्क्रिप्ट का बताया हुआ है कि इसमें कैसे इसको आप इंटरवल चेंज कर सकते हो, उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। सर उसके बैक एंड पे नहीं काम करना वो जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ये वाला? करना ही, ये मैंने मीडिया का जो बताया इस वजह से है कि आप लोग अभी मीडिया को भी देख लो, साथ साथ इसको देखते रहो, करते रहो। मीडिया के कितने टैग मैंने बताए हैं, सिर्फ 2 टैग मैंने बताए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ वाले टैग है। और इन टैग्स के अंदर हमने विड्थ लिखनी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की। 768 है, 768 मिनिमम है, मैक्सिमम 768 लगाई है, 400 लगाई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नेट पर सर्च करना है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के जो चेक्स कितने होते हैं, वो आप लोगों ने खुद सर्च करना है। वो चेक्स ढूंढ के, और उन चेक्स पर 5 से 6 होंगे चेक्स, या इससे ज़्यादा ही होंगे वो, या अपने पास से खुद से वो चेक्स लगा लेना। इस तरह का एक वेब पेज बनाना है सेम जैसा मैंने बनाया है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे डिव लगाई हुई है ना, एक डिव बनाया बॉक्स, आप लोगों ने इमेज लगानी है यहाँ पे, ठीक है। और इमेज लगानी है, और इमेज लगाने के बाद ये 2 इमेजेस लगानी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक आप लोगों ने लगानी बैकग्राउंड में, आती है बैकग्राउंड में लगानी, या एक काम करो बैकग्राउंड में रहने तो आप लोगों ने 3 इमेजेस लेनी है। मैंने तो कलर चेंज किया ना बैकग्राउंड पे, आप लोगों ने बैकग्राउंड का कलर को भी चेंज करना है जैसे येलो है। लेकिन साथ में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज लगानी है ना जो, तो 3 स्क्रीन साइज़ के ऊपर 3 इमेजेस होंगी। एक मिनट फ़ोन का सुनिए। जी सर। हाँ मैं बता रहा था, आप लोगों ने एक पेज ही क्रिएट करना है ऐसा। बैकग्राउंड कलर इसी तरह तीनों स्क्रीन साइज़ पे, ये बड़ी पे येलो रख लेना, छोटी पे ग्रीन रख लेना, ब्लू या अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख लेना, ऊपर टेक्स्ट का कलर भी कोई भी रख लेना। लेकिन इमेजेस का ख्याल रखना है कि जब फुल स्क्रीन होगी तो इमेज और होगी, ठीक है। आप लोगों ने जो इमेज लगानी है ना, वो इमेज आप लोगों को बैकग्राउंड में लगानी पड़ेगी। लेकिन बैकग्राउंड में लगानी आती है? बैकग्राउंड में नहीं आती। फिर एक काम करो, जो मैंने चीज़ बनाई है यही फिर बना लो। ये जो मैंने बॉक्स बनाई है 3 स्क्रीन साइज इसके ऊपर चेंज हो रहा है, इसी जैसे ही बनाना चेक कर, ताकि आप लोगों को लिखना तो आइए इस मीडिया की इंग्लिश जो। ठीक है सर, ठीक है, ये अब कर लोगे।